इसके बाद आप क्वेश्चन में ध्यान से एनालिसिस देखेंगे कि बोल क्या रहा है, एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है या लेंथ निकालने बोल रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में आंसर सॉल्व किए, देयरफॉर x इज इक्वल टू इतना, आंसर इज करेक्ट बट योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में x तो पूछा ही नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा, लेंथ ऑफ द रॉड, आप क्या निकाले, x का तो जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में। वो तो आपने लिया था ना स्टार्टिंग में कि लेट द लेंथ ऑफ द रॉड बी x, वो तो आपका क्रिएट किया हुआ है, कोई y रख लेगा, कोई z रख लेगा, उससे पेपर चेक करने वाले को कोई मतलब नहीं, उसे आंसर चाहिए। तो आप आंसर लिखते समय कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का यूज कीजिए, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू इतना, ये आप मेंशन कीजिएगा प्रॉपरली, तब जाकर के आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्योंकि हर चीज पे मार्क्स डिवाइड होता है, जो पेपर चेक करते हैं उनको एक मार्किंग स्कीम मिलता है, मार्किंग स्कीम में क्लियरली मेंशन रहता है कि एक आंसर पे मार्क्स किस किस तरीके से डिवाइड होगा, प्रूफ, टू प्रूव, उसका प्रूविंग, उसके बगल में उसके जितने मेथड्स होते हैं, लास्ट में कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा मेथड लगाए हैं, लास्ट के कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का, सबका मार्क्स डिवाइड होता है। हाँ, अगर आप ट्रिक कर रहे हैं किसी तरह का, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो ट्रिक यूज करते हैं आंसर लिखते समय, हम बताएंगे कैसे ट्रिक यूज करते हैं। मैथ्स में आंसर नहीं आ रहा तो टू प्रूव, प्रूफ, गिवन लिख करके छोड़ देंगे, हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। सिर्फ प्रूव, टू प्रूव और गिवन लिखने पे हाफ मार्क्स नहीं मिलता, लॉजिक समझिएगा। उसके अंदर क्या होगा, अगर आप गिवन में डायग्राम बना करके लिखिएगा तब जाकर के उसका मार्क्स मिलता है। सिर्फ प्रूफ, टू प्रूव और गिवन लिख देने से मार्क्स नहीं मिलता है, 3 अक्षर पे कुछ मार्क्स नहीं होता। तो आप टीचर के साथ ट्रिकी होने का कोशिश नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को सारा चीज लिखना है प्रॉपरली, याद रखिएगा। क्योंकि जो चेक करेगा पेपर वो चावल बेच करके नहीं पहुंचा है, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो सालों से इस पेपर को चेक कर रहा है। इसके बाद आते हैं कि आंसर किस तरीके से करेंगे हम पेपर्स को। पहला पॉइंट है कि फॉलो द सीरियल ऑर्डर। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे बोर्ड्स में ऐसा होता है कि नहीं, 4 सेक्शन है ABCD, अब पहले D कर लीजिए, फिर B कर लीजिए, फिर C कर लीजिए, फिर A कर लीजिए, या पीछे से शुरू करते हुए आगे चले आइए। मेरा सीधा कहना है कि भाई क्या मतलब है, जब पेपर 3 घंटे के लिए डिजाइन किया गया है तो क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपने और पेपर के साथ। चुपचाप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो, 38 नंबर क्वेश्चन पे खत्म करो। आपको खेलना नहीं है बैठ करके वहां पे, आप वहां 3 घंटे सीरियसली एक एग्जाम देने के लिए बैठे हैं और आपको पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके लास्ट क्वेश्चन पे खत्म करना है। और अपने प्रैक्टिस के दौरान भी आपको वही करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेंदी है, जल्दी बना लेते हैं, लास्ट में छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। आप अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए ना। जो आदमी आपका पेपर चेक करने बैठा है, आप उसका भी सिचुएशन समझिए। 25-30 पेपर एक दिन में चेक करना है, उसको एक मार्किंग स्कीम मिला हुआ है चेक करने के लिए। अब आपने उसको पेपर पलटवा दिया 4 बार, लास्ट में गए देख रहे हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ है। ध्यान देना, बच्चे अक्सर ये करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन छूट गया या नहीं बनाए, अब उसको छोड़ दिया कि लास्ट में बनाएंगे। अब लास्ट मतलब क्या कि 6 नंबर छूट गया, 20 नंबर छूट गया, 25 नंबर छूट गया, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, उसके बाद जाके 3 क्वेश्चन बनाएंगे। क्यों, क्या जरूरत है भाई, मैं बता रहा हूं, आपसे 6 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप एक काम कीजिए, वहीं पर पूरा 1 पेज छोड़ दीजिए उसके लिए, 1 पेज पूरा। सर उसके लिए कुछ नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कोई नियम नहीं है कि आप पेज खाली छोड़ दीजिएगा तो आपका -5, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ रहे हैं उसके लिए और आप उसको दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, गलत हो गया, क्या कीजिएगा, फिर पीछे जाइएगा? नहीं, परेशान नहीं होना है, पूरा 1 पेज छोड़ दीजिए उसके लिए आराम से। एक बार गलत होगा दोबारा बनाएंगे, दोबारा गलत होगा तिबारा बनाएंगे, बाकी जो जगह खाली होगा छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब टीचर आपका पेपर चेक करेंगे, खाली जगह देखेंगे, रेड पेन से ऐसे करके काट देंगे, खत्म हो गया, कोई इश्यूज नहीं है। तो आप प्रॉपरली 1 स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा शीट लेंगे आप उसको मेंशन करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। यहां पे बताया गया है ना, एग्जाम देते हैं हम लोग स्कूल का भी, तो हम लोग +1 लिखते हैं उसके लिए, तो इस तरीके से जो भी रहेगा आप उसको मेंशन कीजिएगा। इसके बाद डू नॉट मिस यूनिट और सिंबल्स। बच्चे यूनिट मिस कर देते हैं, पूरा आंसर लिखे, आंसर कितना आया 50 लिख दिए, अरे 50 क्या, केजी है, लीटर है, मिलीलीटर है, एम्पियर है, कुछ तो होगा। तो आप उसका पीछे ओम का सिंबल डालना है, तो जो भी सिंबल है या जो भी उसका यूनिट है वो आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे, वो नहीं छोड़ना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, डू नॉट मेंशन योर नेम। इंग्लिश के पेपर में खास करके ये सारा पॉइंट आता है कि आप अपना नाम कहीं नहीं लिखेंगे।
ठीक है, क्योंकि किसी भी तरीके से ये आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि पेपर आखिर किसका है। होता है, पता है क्या है ये सारा चीज? तो आप लेटर लिख रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं, इस तरह का चीज अगर लिख रहे हैं तो आप वहां अपना नाम मेंशन नहीं करेंगे। फिर आते हैं डू नॉट ड्रॉ रिलीजियस सिंबल्स। बहुत लोग पेपर शुरू करने से पहले लिख देंगे ओम नमः शिवाय या इस तरीके का आप कुछ लिख देते हैं, ठीक है, नहीं करने का। आप एग्जाम देने बैठे हैं, एग्जाम की जेन्युइनिटी को फॉलो कीजिए, किसी तरीके का रिलीजियस टेम्परामेंट बीच में नहीं घुसाइए, ठीक है। आपका रिलीजन अपनी जगह है, ऑल रिलीजन्स आर रेस्पेक्टेड, लेकिन वहां पर आप ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। आप एग्जाम देने बैठे हैं, वहां पर ये सब यूज नहीं करना है। अगर आपको कुछ लाइजनर्स मिलते हैं, जैसे कोई बोलेगा कि देखो तुम्हारा मार्क्स खराब आ रहा, हम तुम्हारा अच्छा करा देंगे, ठीक है, पेपर जो रहेगा ना, तुम पेपर के ऊपर 3 स्टार बना के आना कोना में, तुम आप पास नहीं हो रहा ना, हम तुमको पास करा देंगे। ये सब विश्वास नहीं करने का। कोई आपको पास नहीं करा सकता है आपको छोड़ करके। आपका पढ़ाई, आपका ज्ञान ही आपको पास कराएगा, आपको टॉप कराएगा। बहुत लोग मिलेंगे, अगर कोई ऐसा मिलता है या आपका प्रिपरेशन सही नहीं है, आप किसी काउंसलर से मिलते हैं या किसी एजुकेशनलिस्ट से मिलते हैं और वो आपसे इस तरीके का कोई फेक क्लेम करता है, तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी एबिलिटीज के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। कोई सेटिंग, कोई लाइजनिंग नहीं होता है, एकदम क्लियरली समझिए। ये बोर्ड, ये स्कूल, हमारा जो एथिक्स, ये बेकाऊ नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ ये सब चीज नहीं चलता है, हम लोग स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। इसके बाद आएंगे डायग्राम्स आर नॉट टू बी इरेज्ड, जैसा अभी हम बताएं। और जो भी डायग्राम आप बनाइएगा, डायग्राम के बारे में एक चीज हम बता रहे हैं, आप पेंसिल बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए, पेन का इंक बचाने के लिए साइड में छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। डायग्राम पे प्रॉपर मार्क्स होता है, इसलिए अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी डायग्राम बना रहे हैं तो आप प्रॉपरली एक बड़ा सा डायग्राम बनाइए, हाफ पेज का डायग्राम बनाइए। आपके लिए पेज एक्स्ट्रा लगेगा तो दिया जाएगा, कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं चार्ज करने वाला कि ये एग्जाम के बीच में तुम 4 पेपर मांगा, तेरा 200 हो गया, ऐसा नहीं होता। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। आप एक्स्ट्रा शीट लीजिए, जितना मन करे लीजिए, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगा आपसे, बशर्ते आपको उसका हिसाब सामने मेंटेन करना है, पहला चीज। और डायग्राम हाफ पेज का बनाइए, फायदा ये रहेगा कि आपको भी क्लियरली समझ में आएगा कि आपने क्या बनाया है, और जो आपका पेपर चेक करेगा उसे भी समझ में आएगा। मैथ्स में, बायो में, किसी भी सब्जेक्ट में डायग्राम हाफ पेज से कम का नहीं होना चाहिए। मैथ्स का डायग्राम अगर बना रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि मैथ्स में 2 तरीके का डायग्राम होता है। एक डायग्राम होता है जो कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन का पार्ट होता है, तो वो ऑब्वियसली आपको पेंसिल से बनाना है और प्रॉपर स्टेंसिल किट का यूज करके। फ्री हैंड स्केच नहीं चलेगा, बोला बना दिए, ठीक है, ऐसे हवा में बना दिए 60 हो गया, नहीं, फ्री हैंड स्केच नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर स्टेंसिल का यूज करना है अगर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है तो। लेकिन अगर मान लीजिए क्वाड्रिलैटरल चैप्टर से क्वेश्चन है या सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन है, जहां आपको सिर्फ एक रफ ड्राफ्ट बना करके सामने दिखाना है ताकि उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर पाए, वो डायग्राम के लिए आप बैठ करके स्टेंसिल किट मत यूज कीजिए। आप डायरेक्टली अपने ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही आप उस डायग्राम को बनाइए और वहीं आप अपना कंस्ट्रक्शन शो कर दीजिए। और वो पूरी रफ ड्राफ्ट होता है, उस रफ ड्राफ्ट के ऊपर भी मार्क्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो आप हाफ पेज का बनाएंगे प्रॉपरली, उसमें सारा चीज आप मेंशन करेंगे। बायो रिलेटेड अगर डायग्राम्स आता है तो वो सिर्फ पेंसिल से बनेगा, वहां आप पेन का यूज नहीं करेंगे, सारा डायग्राम यूजिंग पेंसिल्स। 2 पेंसिल इसलिए पहले से लेके चलना है, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करके चलना है। बगल वाले से बात करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में आप सबसे ज्यादा जानते हैं, आपके बगल वाला कुछ नहीं जानता है। आप बगल वाले के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये चीज के लिए खुद को पहले से प्रिपेयर करके जाना है। इसके बाद आते हैं रफ वर्क। मैथ्स वाले बच्चों का इशू होता है कि सर रफ वर्क कहां करें। देखिए बहुत सारा मेथड है। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाथ उठा करके सर रफ शीट चाहिए, ये एक्स्ट्रा शीट मांग लेंगे, ऊपर रफ वर्क लिख करके उसमें रफ कर देते हैं, जेन्युइन मेथड है। लेकिन फिर उसमें क्या करेंगे कि आप रफ वर्क को मोड़ करके पॉकेट में डाल लिया, और ये सब नहीं करने। अगर आपने उस एक्स्ट्रा शीट को लिया है, उस पर रफ वर्क क्या, ऊपर रफ वर्क लिखिए और बाकायदा उस पेपर को अटैच कर दीजिए, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कुछ खराब नहीं लगता है। आपने जो किया आप वो दिखा रहे हैं, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि आप पेपर के साइड में ही एक कॉलम बना लीजिए, ऊपर लिख दीजिए रफ, और आप वहां रफ वर्क शो कर दीजिए। और सबसे बेस्ट मेथड होता है रफ। क्या होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन आपने किया ना, वहीं फेयर में दिखाइए ना जी, जो दिखाना है वहीं दिखाइए, अलग से क्यों दिखाने का। तो रफ वर्क नाम का अगर कोई चीज ना हो तो यह सबसे बेहतर होता है कि आपका पेपर में नो रफ वर्क, जो है आपके सामने करके दिखाएं कि ये हम मल्टीप्लाई किए, ये आंसर आया है।
एकदम सब चीज फेयर का पार्ट रहेगा। ये बेस्ट अप्रूव्ड मेथड है। इसके बाद बच्चों के बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, हमने कुछ क्वेरीज को नोट डाउन करके रखा हुआ है। कुछ क्वेरीज हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपके मन में भी अगर कुछ क्वेरीज होगा तो आप वो पूछेंगे। पहला क्वेरी आता है कि कोई सम नहीं बन रहा है तो क्या करें एग्जाम के बीच में। देखिए एग्जाम के बीच में जब आप बैठे हैं और आपसे कोई सम नहीं बन रहा तो आपके पास पहला उपाय क्या है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए कि आपने क्वेश्चन को ठीक से समझा है या नहीं समझा है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप उस क्वेश्चन पे सही फॉर्मूला लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या है कि आप उस फॉर्मूला में सही वैल्यूज इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चौथा मेथड क्या है कि आपने जो सॉल्विंग किया है उस सॉल्विंग में कहीं मिस्टेक आया है या नहीं, ऊपर से नीचे तक देखिए, या ये सब पंगा छोड़िए और काटिए, दोबारा फिर से बनाना शुरू कीजिए। इतना कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना टाइम आपको उसको चेक करने में लगेगा कि आखिर कहां मिस्टेक हुआ, तीसरा लाइन अच्छा ऐसे, उतना देर में तो आधा बना डालेंगे दोबारा से। इसलिए अगर क्वेश्चन में इस तरीके से फंस रहे हैं, काटिए दोबारा बनाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, यह ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि इंपैक्ट ऑफ कंप्यूटर क्लास। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था डिस्कस करने के लिए आप लोग से। दो चीजें हैं, एक है कंप्यूटर क्लास और एक है मल्टीपल कोचिंग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कंप्यूटर पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका बाकी सब्जेक्ट पीछे छूट जाता है। कंप्यूटर इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको कंप्यूटर पढ़ना है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है कि उसके चक्कर में बाकी 5 सब्जेक्ट रह जाए। बहुत बच्चे लास्ट दिन तक भी कहां कंप्यूटर क्लास जा रहे हैं। इट्स हाई टाइम, 2 महीने बचे हैं, आपको जो कंप्यूटर में जानना था, सीखना था, प्रोग्रामिंग था, जो भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कीजिए। बहुत सारे बच्चे मल्टीपल कोचिंग जाते हैं, एक जगह से पढ़ के निकले फिर कहां दूसरा जगह मैथ्स का कोचिंग भी जा रहे हैं, तीसरा जगह फिर साइंस का कोचिंग भी जा रहे हैं। ये सब बच्चे करते हैं। तो अगर इस तरीके से आप मल्टीपल कोचिंग पर डिपेंडेंट हैं तो वो भी अवॉइड करना है। बहुत बार पेरेंट का रहता है कि नहीं मेरा बच्चा घर पे नहीं पढ़ता, इसलिए हम उसको एक जगह से निकाल के दूसरे जगह डाल देते हैं ताकि वो पढ़ाई में लगा रहे। पढ़ाई में लगा तो रह रहा, लेकिन वो वहां बैठ करके पढ़ नहीं रहा, वो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। आपको सेल्फ रिटेंशन पे ध्यान देना है कि आप बैठ करके खुद से अपना समय अपने पढ़ने के लिए कैसे प्लान करेंगे। वो तो आपके बाबूजी नहीं करके देंगे आपको, वो आपको खुद से करना है। कोई मार करके नहीं पढ़ा सकता, कोई समझा करके नहीं पढ़ा सकता जब तक आप समझने को तैयार ना। आप अगर समझ गए तो बेड़ा पार है, फिर किसी का जरूरत नहीं है, मेरा भी नहीं है। इसलिए आपको कॉन्शियसनेस में आना है। इसके बाद आता है कि रेगुलरिटी सर्टिफिकेट वर्सेस क्लास 10 का सर्टिफिकेट। देखिए 2 अलग अलग पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स्कूल नहीं आएंगे, रेगुलरिटी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे को मेरा क्लास 10 में रिजल्ट अच्छा चाहिए। देखिए बात रेगुलरिटी का सर्टिफिकेट का नहीं है या बात अटेंडेंस का नहीं है, बात यह है कि आप अपने टाइम को कहां यूटिलाइज कर रहे हैं। आपके टीचर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 99 लेकर के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो वो लास्ट मोमेंट तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो आपको तब तक सामने बैठा करके गाइड करेंगे, वो आपको तब तक सामने बैठा करके अपनी नजरों के सामने पढ़ाना चाहेंगे जब तक वो अंदर से आपके लिए फाइनल नहीं हो जा रहे कि नहीं ये बच्चा कुछ कर लेगा। वो तब तक आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। आप अगर श्योर हैं, ठीक है, आप रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं या आप खुद से सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, वो आपका इशू है, लेकिन स्कूल आपको हेल्प करता है, क्योंकि वो 6 घंटे का जो टाइम पीरियड मिलता है ना, आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए भी टाइम मिलता है, आपको दोस्त के साथ बैठ करके वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए भी टाइम मिलता है जो एग्जाम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप बैठ के पीछे रबड़ मार रहे हैं, किसी को चौक फेंक के मार रहे हैं तो बात कुछ और। आप अपना टाइम कहां यूटिलाइज कर रहे हैं वो आपको ध्यान देना है। कमिंग अप, फोकस ऑन लैंग्वेज पार्ट एंड लेटर फॉर्मेट। लिटरेचर का पेपर कितने मार्क्स का होता है? 80, और लैंग्वेज का 80। और आप साल भर क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर। लैंग्वेज पढ़ते हो साल भर? नहीं। इसलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लैंग्वेज का भी 80 मार्क्स का पेपर देने वाले हैं और आप साल भर लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज पे भी बराबर फोकस करना है। आप बोलिएगा नहीं नहीं लैंग्वेज तो ऐसी पार हो जाएगा, रोज क्या कर रहा है, लैंग्वेज ही तो है, और नहीं पार होता। क्यों नहीं पार हो रहा भाई? कॉन्फिडेंट थे तुम पूरा साल भर से, पार हो जाना चाहिए था आराम से। 80 में 78 आना चाहिए था, 79 आना चाहिए था, नहीं आ रहा। आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं
एंड लगेगा कि इफ लगेगा, पता नहीं। तो ये सब चीज आपका क्लियर होना चाहिए पहले से। लेटर का फॉर्मेट एकदम सबसे घटिया क्वेश्चन रहता है भाई, लेटर का फॉर्मेट। बच्चे एग्जाम से मतलब हॉल में घुसने से पहले भी डिस्कस कर रहे हैं कि सुनना भाई, टू के बाद कॉमा पड़ता है कि नहीं पड़ता है। हाँ, आप क्लास में इंग्लिश की जो सब्जेक्ट टीचर है उनसे बोलिए कि मैम एक रिक्वेस्ट है, आप एक फॉर्मेट लिख करके दे दीजिए, हम लोग क्लास के बोर्ड पे चिपका लेंगे। फाइनल अप्रूव्ड फॉर्मेट फ्रॉम सब्जेक्ट टीचर, हो गया एक बार में फुल एंड फाइनल। आपका सबका डाउट क्लियर रहेगा, कॉमा लगाना है कि नहीं लगाना है, सब्जेक्ट पहले होगा कि रेस्पेक्टेड पहले होगा, सब्जेक्ट के बाद डैश आएगा कि कोलोन आएगा, क्या रहेगा। तो ये चीज आप एक बार स्टैंडर्डाइज करवा लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं द आर्ट ऑफ क्रिएशन पे। ये सबसे मजेदार चीज होता है, द आर्ट ऑफ क्रिएशन। जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं तो आपका आर्ट ऑफ क्रिएशन वहां दिखना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखने आया और आपने लिख दिया कि डॉक्टर अमित भट्टाचार्य सेड दैट। कौन अमित भट्टाचार्य? आपको पता? सामने वाले को पता? और आपने एक लाइन बना करके खुद से लिख दिया कि सेड दैट इंडियाज डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बोला था क्या? आई रेड इन अ मैगजीन। लिखना है आई रेड इन अ मैगजीन दैट डॉक्टर अमित भट्टाचार्य सेड दैट विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। अब चेक करने वाला बोलेगा हाँ रिसोर्स मटेरियल रेफर करता है। तो ये सब चीज क्या करता है? आपके नॉलेज को शो करता है, जिससे आपका मार्क्स आर्टिकल लिखते समय या ऐसे लिखते समय बूम करता है। जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे टॉपिक चेंज हुआ नहीं, पैराग्राफ बदल दिए, क्यों? मेरा मन किया। कोई लॉजिक नहीं होता। पहला वाला पैराग्राफ भी उसी बारे में है, दूसरा वाला पैराग्राफ भी उसी बारे में है, और आप पैराग्राफ बदल दे रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि पैराग्राफ कब चेंज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, आप टीचर को बेवकूफ मत समझिए। साइंस के पेपर में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दिस हैपेंस बिकॉज लिखेंगे एंड बिकॉज ऑफ दिस हैपेंड। तो आप सामने वाले को बेवकूफ समझ रहे हैं। वो चावल बेच के नहीं आया, वो आपका पेपर जब चेक करेगा ना आपको बताएगा बढ़िया से बिकॉज ऑफ व्हाट दिस हैपेंड। ये सब बच्चे करते हैं। इंग्लिश के पेपर में, एसएसटी के पेपर में बच्चों का आंसर शुरू होता है, लिखना शुरू किए, 3 मार्क्स का है, लिखना शुरू किए एंड, लिखना शुरू किए कॉमा, इफ, कॉमा, कोलोन, एंड, इफ, और खत्म। वो 4 लाइन पहुंच गया आंसर, लेकिन फुल स्टॉप नहीं आया। तो आप जब इस तरीके का आंसर लिखते हैं ना तो टीचर समझता है कि बेटा ये 4 लाइन पहले शुरू किया, 4 लाइन खत्म हो गया, अभी तक कॉमा 4 ठो देख लिया, एंड आ गया, 1 ठो और आ गया, इसका आंसर नहीं खत्म हुआ। तो वो एक स्टेटमेंट को आप खींच करके लंबा बना दे रहे हैं। ये नहीं करने का। डू नॉट ट्राई टू ट्रिक योर टीचर। टीचर सब जानता है। पेपर लिखते समय आंसर का प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि पेपर चेक करते, पेपर आंसर करते समय आप सबसे तेज हैं और पेपर चेक करते समय टीचर सबसे बेवकूफ। टीचर को एक एक चीज प्रॉपरली आपके पेपर में लिख करके चाहिए। ये आप लिख दिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों? मेरा मन किया। अरे बगल में लिखो कि ये रीजन है जिस वजह से ऐसा हुआ। अब रीजन नहीं लिखते, रीजन तो मेंशन करना पड़ेगा ना भाई कि ऐसे क्यों हो गया, चचा विधायक है हमारे इसलिए हो गया। ऐसा नहीं ना, लॉजिक है ना कुछ उसका। देयरफॉर ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दैट, बगल में कुछ नहीं लिखे, हेंस प्रूव्ड। अरे हेंस प्रूव्ड क्या लॉजिक होता है? आपको लिखना होगा ना कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी है, किस मेथड से वो हो रहा। आप लिखते हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस हेंस प्रूव्ड, कोई लॉजिक नहीं बनता भाई। वो प्रूफ किस काम का? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट टू ईट। सर खा लेने के बाद नींद आता है, मत खाओ। तुम्हारे सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। खा लेते हैं तो मत खाओ। तुम खा ले रहे हो रात में 9 बजे 10 बजे और उसके बाद पढ़ने बैठ रहे हो और नींद आ रहा, मत खाओ, नींद नहीं आएगा। और ये रात में पढ़ने का लॉजिक क्या है भाई? रात को रात इसीलिए कहा गया क्योंकि रात में पढ़ाई नहीं होता। रात में अंधेरा इसीलिए होता है क्योंकि सिर्फ नेगेटिव एनर्जी प्रिवेल करता है।
जो बच्चा बोल रहा है कि हम रात में जग करके पढ़ रहे हैं, उसके साथ एक ही चीज है, या तो वो बहुत सीरियस बच्चा है और वो हाईली डेडिकेटेड है, या वो बेवकूफ बना रहा। और 99% बेवकूफ बनाते हैं। सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ो, सबसे मस्त है। आप दुनिया से 2 घंटे 4 घंटे आगे चलोगे, क्योंकि रात में आप बैठे हो, बीच में तुम भाई सुनना, उस बीच में बहन लोग का भी मैसेज आता है। ये जितना है सब डिविएशन है। किसी तरह का भाई बहन दोस्त परिवार नातेदार रिश्तेदार नहीं चाहिए भाई। 99% आ जाएगा तो रिश्तेदार अपने उठ के घर पे आ जाएंगे। तो महीने के लिए रिश्तेदारी को लगाओ फुल स्टॉप, कि भैया बाद में मिलेंगे। चाचा का लड़का का शादी, मामा का लड़का का शादी देखेंगे 2 महीना बाद। आपका बच्चा का पहला बर्थडे होगा ना, उसमें हम गिफ्ट लेकर के आएंगे। अभी आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, जाइए, फिलहाल नहीं चाहिए हम। फिलहाल 2 महीने एग्जाम और रात वाला पढ़ाई। सुबह उठेंगे 4 बजे, सर नहीं उठ पाते हैं, बाबूजी से जाओ एक 500 का पत्ती मांगो, तकिया का नीचे रख के सो, अलार्म लगाओ 4 बजे का, 4 बजे उठ जाना है। 4-5 हो जाए तो नोट निकाल करके फाड़ दो, फिर बाबूजी तुमको फाड़ देंगे। अगला दिन से 4 बजे उठने लगोगे। डेडिकेशन होना चाहिए आप में, डेडिकेशन नहीं। सोच लिए हैं कि 4-5 होगा, 500 का पत्ती फटा, फाड़ देना है। अगला दिन फिर एक पत्ती मांगना है, पापा आप चाह रहे कि नहीं हम उठे इतने 4 बजे, पापा फिर 500 का पत्ती देंगे। फिर डेडिकेशन, आप अपने आप को बोल तो नहीं, आप बिना खुद को बर्बाद किए डेडिकेटेड कर ही नहीं सकते। 500 का पत्ती फाड़ो एक दिन, अगला दिन से 4 बजे नींद भी खुलेगा और बैठ के पढ़ोगे भी, बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे पापा रहते नहीं थे जमशेदपुर में, वो बाहर रहते थे, कलकत्ता में, कभी हैदराबाद में, वो LNT में थे। तो हम लोग सुबह 4 बजे उठाया जाता था पढ़ने के लिए। अब बाबूजी का देखो कि सुबह उठा दिए 4 बजे पढ़ने के लिए, फोन करेंगे मम्मी के पास, और पलंग पे बैठे हम लोग ऐसे करके, और वो किताब ऐसे सामने रखा हुआ है। पढ़ाई नहीं हो पाता था, सही बात है, लेकिन वही तो करना है। सुबह में जो कम पढ़े ना, वो कम याद रह गया। रात में जो जग करके ज्यादा पढ़े और सो गए, और सोने के बाद मस्त सपना आया, और उसके बाद हम सब भूल गए। ठीक है, सब भूल गए। सुबह उठने के बाद ना रिकैपिचुलेट कर रहे हैं कि बीच का वर्ड गया, एक तो बीच में कुछ भारी भरकम था वो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए सुबह उठिए, उठ करके आराम से पढ़िए, और पढ़ने के बाद स्कूल में एंटर कीजिए। आपका प्रिपरेशन 2 घंटा पहले से है, वार्म अप हो चुका है, आओ, ये प्रिपरेशन का लेवल चाहिए। इसके बाद प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखिए, कुछ बुक्स भी मिलता है, आप बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं। सॉल्व पेपर देखिए, अगर आपको लग रहा कि नहीं हम प्रिपेयर करना चाह रहे प्रॉपरली, आप सॉल्व पेपर देखिए। सॉल्व पेपर में जो आंसर लिखा हुआ है उस आंसर को प्रॉपरली स्टडी कीजिए कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बनता, जहां देखे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3.08, ओ माथा खुजलाने लगे, गया। अगर आपसे उस तरीके का कैलकुलेशंस नहीं होता है तो आप पहले ही उस तरीके के कैलकुलेशन को करना शुरू कर दीजिए। एक दिन आराम से देखिए कोई एक क्वेश्चन में कि आखिर ये क्या कर क्या रहा है, ये 3 है, इधर 3 है, ये कैसे ये बना दिया। नहीं समझ में आ रहा, स्कूल टीचर से पूछो, ट्यूशन टीचर से पूछो, जिससे माने पूछो, लेकिन अपना ये प्रॉब्लम को 1 सप्ताह के अंदर रिजॉल्व करो कि आखिर ये कैलकुलेशन का पार्ट हम करेंगे कैसे, क्योंकि ये तो तय है कि एग्जाम में आएगा, उससे तो बच नहीं सकते। तो अपना उस कैलकुलेशन पार्ट को आप ठीक कर लीजिए। वैल्यूज याद कर लीजिए, जितना भी वैल्यूज होता है। बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट पे बैठे हुए हैं वैल्यूज याद करने के लिए। इसके बाद क्या नहीं करना है एग्जाम के दौरान, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, हथियार लेके नहीं चलेंगे। हाँ, बच्चे का हथियार चिट, मोजा के अंदर से, जूता के अंदर से, बेल्ट का साइड से, वो पैंट का पट्टी में, कहीं नहीं। कोई हथियार और असला बारूद लेके नहीं चलना है आपको, ध्यान रहे। सुबह सुबह पहुंचे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, 4 ठो दोस्त मिला, उसमें 1 ठो टॉपर है, वो बैठ करके डिस्कस कर रहा है, अरे भाई तुमको पता नहीं, ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आएगा। वैसे किसी डिस्कशन का सुबह सुबह पार्ट नहीं बनना है, ध्यान से समझ लो। टॉपर्स जो हैं उनसे सतर्क रहिए, जो थोड़े एवरेज बच्चे हैं वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में मत डालिए, सुबह जाकर के कहीं आपको टॉपर का 4 ठो मंडली जमा हुआ दिख रहा है, उसके बीच में जाना ही नहीं है, ठीक है।
वो एक तो पुड़िया छोड़ देगा कि ये लग क्वेश्चन आ रहा, अब आप टेंशन में है कि अरे ये ला रहा, ये कैसे होगा, कहां से जुगाड़ कर, नहीं, सुबह सुबह उस हाइप मोमेंट में जाना नहीं। आप जो साल भर तैयारी किए हैं, आप जो एग्जाम से पहले प्रिपरेशन किए हैं, आपका जो रिवीजन है वही आपका काम आएगा, वही आपका साथी है। लास्ट मोमेंट पे आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को टेंशन दे सकते हैं। जाना नहीं है उस ग्रुप में, आप उस ग्रुप से बाहर रहिए। वैसा किसी तरह का डिस्कशन में इन्वॉल्व भी मत होइए, अपना फुल टू प्रिपरेशन करके जाइए, बैठ के एग्जाम दीजिए। दूसरा चीज, एग्जाम से बाहर निकलते समय फिर ऐसा किसी इंटरेक्शन का पार्ट नहीं बनना है। मान लीजिए सुन लिए कि एक तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो गया, वो 4 मार्क्स का टेंशन में पता चला आगे वाले एग्जाम में गड़बड़ कर दी, तो क्या करना है, फिर वैसा कोई डिस्कस, अरे जो लिख दिया बदल सकते हो क्या उसको? नहीं। प्रिपरेशन में कमी छोड़े थे क्या? नहीं। आगे चल करके तुमको अगले एग्जाम पे फोकस करना है कि इसका मातम बनाना है, तो गोल पे फोकस कीजिए, बैठ के इसको डिस्कस मत कीजिए। देखा जाएगा, एग्जाम पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद बैठेंगे डिस्कस करने के लिए। अभी नहीं डिस्कस करना है, अभी नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करना है। तो वहां से निकले और निकल करके पप्पा के पीछे बैठ गए, मम्मी के पीछे बैठ गए और सीधे घर, कोई डिस्कशन में नहीं रहना है। एग्जाम के समय जब हम एग्जाम देने बैठ रहे थे ना, तो क्लास में ऐसे ही बच्चे बैठे हैं, टीचर में आई गो टू टॉयलेट। भाई 10th का एग्जाम है, तेरे लाइफ का पहला अच्छा सर्टिफिकेशन है, और तू क्लास में बैठ के मजाक कर रहा है, मे आई गो टू टॉयलेट, टीचर मे आई हैव सम वाटर प्लीज। वो 3 घंटे आप अपने आप को इस तरीके के मेंटल प्रिपरेशन में रखिए, नो सूसू नो वाटर, नो उठना, वो कुछ नहीं। 3 घंटा बैठने का पहले से आदत बनाइए। वहां जाकर के आप किसी तरह का ड्रामा नहीं करेंगे कि नहीं मेरे को टीचर टॉयलेट जाना है, ये सब नहीं करना है। आपका प्रिपरेशन इस तरीके का होगा कि आप वहां बैठे तो पेपर खत्म करके ही उठेंगे, कोई घड़ी लेकर के नहीं जाएगा। क्यों सर? टाइम देखने में जरूरत पड़ता है ना, जिसको जरूरत पड़ेगा वो अपना समझेगा, अपने को जरूरत नहीं पड़ता। कोई एनालॉग, कोई डिजिटल वॉच का जरूरत नहीं। क्या करेंगे भाई? मेरा प्रिपरेशन इस तरीके का है कि जल्दी से जल्दी आंसर लिख के खत्म करना है, और क्लास में कोई ना कोई रहेगा जो पूछेगा सर कितना टाइम बचा है, या सर अपने बता देंगे कि बेटा इतना टाइम बचा है। आपको पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम पे फोकस कीजिए। बगल वाला आपसे पूछेगा कि ये कितना टाइम बचा है, और उस बीच में आप टाइम बता रहे हैं और कोई देख लिया, परेशानी होगा। कैलकुलेशन रफ वर्क हाथ में कर रहे हैं, अब बाद में मिटा लिए, और बाद में आप बाहर निकलते निकलते कोई पकड़ लिया कि ये क्या है हाथ में। ये सब नहीं करना है। रफ वर्क का पेपर मोड़ करके पॉकेट में रख लिए, लेके निकल जा रहे हैं, ये भी नहीं करने का। रफ वर्क है बाकायदा अटैच कर दीजिए, ये सब चीज ध्यान में रखेंगे। आंसर का लेंथ पे ध्यान देना कि 5 मार्क्स का आंसर होगा तो कितना लिखना है, 4 का होगा तो कितना लिखना है, 3 का होगा तो कितना लिखना है। कीवर्ड्स पे फोकस करना। आप बोलोगे कि हम आंसर पूरा लिख दिए थे, अरे आंसर आप पूरा लिख दिए थे, वो लिखे ही नहीं जो लिखना था। कीवर्ड्स पे फोकस करना है, ये सारा चीज ध्यान दोगे। ये जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया ना, ये सारा चीज लाइफ का एक्सपीरियंसेस है, या हर साल हम लोग जो बच्चों को एनकाउंटर करते हैं, बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज अभी क्या है, एक पॉइंट छूट गया कि आप जिस समय बैठ के एग्जाम दे रहे होंगे, लगन का समय होगा। आप बैठ के क्लास में आंसर लिख रहे होंगे और क्लास के बाहर गाना बज रहा होगा, मेहंदी है लगने वाली। हाँ, आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। आप एग्जाम देने से पहले जाएंगे उसके घर पे, भैया 3 घंटा के लिए बंद कर दीजिए, आप नहीं कर सकते ऐसा। आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो उस 3 घंटे के लिए। मैं बैठ के एग्जाम दे रहा था और बाहर गाना बज रहा है, अब बताओ मैं क्या करूं? मेरा तो प्रिपरेशन है कि मुझे टॉप करना है, और वहां प्रिपरेशन है कि बेटा आज तुमको तो हम बर्बाद करके छोड़ेंगे, मेरा शादी है, गाना नहीं बजेगा कैसे होगा, डोली नहीं उठेगा। हाँ? तो ये सारी चीजों पर कोई ध्यान नहीं देगा। ये समाज को कोई मतलब नहीं है कि आपका 3 घंटा वहां क्या हो रहा, आप एग्जामिनेशन सेंटर है नहीं है, वो अपना काम पे लगे रहेगा। आपको इन सारे डिविएशन से बच करके एग्जाम देना है। कुछ नहीं है ना, गाना वाना नहीं भी बज रहा तो आप जहां बैठ के एग्जाम दे रहे होंगे, आपको खिड़की खुला हुआ बाहर दिख रहा, 4 ठो के पापा बैठे हुए हैं, कोई भूजा फाक रहा, वहां एक तो आइसक्रीम वाला ठेला लगा। आप बाहर मत देखिए, डिविएशन से एकदम दूर रहिए। आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में बैठाना है वहां 3 घंटे के लिए। घर में गाना बजा करके एग्जाम दीजिए, देखिए कि कितना डिविएशन हो सकता है, लिरिक्स दिमाग में घूम रहा कि नहीं साथ साथ। हाँ, खुद को जितना बर्बाद कर सकते हो बर्बाद करो, तब जाकर के वो एग्जाम परफेक्ट जाएगा। प्रेशराइज करके देखो कि कितना प्रेशर झेल सकते हैं। 5-5 मॉक एग्जाम दो,
मॉक एग्जाम देने से क्या होता है? मॉक एग्जाम देने से क्या होता है? आप 5 मॉक एग्जाम अगर दे रहे हो तो आप 500 मार्क्स का वैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठ रहे हो जो पहले आ चुका है। आपका प्रिपरेशन बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। आप मॉक एग्जाम दीजिए, आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं। कुछ बच्चा है कि उसका यू और ए डब्ल्यू सब एक जैसा दिखता है, वो अपने आप को समझता है कि नहीं हम डॉक्टर हो गए, वैसे घसीट करके लिख दिया। आप एग्जामिनर को समझाना है कि क्या लिखे हैं, वो नहीं समझेगा तो क्या चीज पे मार्क्स देगा आपको। तो आपको क्या करना है, एकदम प्रॉपरली लिखना है उसको। बहुत बार अच्छा लिखने पे भी मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, इसलिए आपको प्रॉपरली लिखना है। सामने वाला मार्क्स काटने के लिए नहीं बैठा है, वो मार्क्स देने के लिए बैठा है। आपको दुश्मनी है, जमीन का लड़ाई है, क्यों मार्क्स काटेगा भाई वो आपका? आप अच्छा से लिख दीजिए, सामने वाले को समझ में आ जाए, वो आपको भरपूर मार्क्स देंगे। बहुत जन बोलता है कि मेरा हम लिखे पूरा थे पापा, जानबूझ करके मेरा मार्क्स काटा गया है। वो आपको पहचान रहा? आपके पापा से नौकरी का, जमीन जायदाद का लड़ाई है, किस बात का मार्क्स काटा हुआ आपका? आप लिखे पूरा और लिखे उलझुलुल। आंसर खींच करके लंबा कर देने से नहीं होता। 4 मार्क्स का आंसर है, आपको आता 2 ही लाइन भर है, अब आप उसी को ई फॉर बट लगा करके 4 लाइन खींच दिए हैं, तो मिलेगा मार्क्स? नहीं मिलने वाला बेटा। टीचर बहुत तेज होते हैं, टीचर को सब समझ में आता है, वो आपको एनालाइज कर लेंगे कि हाँ खींच रहे हो बेटा, बेवकूफ समझते हो, मार्क्स कटेगा। इसलिए प्रॉपर आंसर लिखना है, वर्ड टू वर्ड लिखना है, कीवर्ड्स पे फोकस करना है।